नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज भारत चीन के रिश्तों में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने, सरहद पर शांति बनाए रखने और भारत के प्रति दोस्ताना ताल्लुकात बनाने की कमिटमेंट जताई। चीन ने यह भी कहा कि वो भारत को रेयर अर्थ मेटल्स, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई वक्त पर करेगा। चीन से आने वाली इन चीजों की सप्लाई चेन में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, भारत और चीन को एक दूसरे का दोस्त समझना चाहिए, कॉम्पिटिटर नहीं। सीमा विवाद के कारण भारत और चीन दोनों का नुकसान हुआ। अब दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से रिश्तों में और मजबूती आएगी। वांग यी ने यह भी कहा कि बातचीत के जरिए दोनों देश सीमा विवाद को भी पूरी तरह सुलझाएंगे और कारोबारी रिश्तों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज वांग यी ने भारत के एनएसए अजीत डोवल के साथ मीटिंग की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। दोनों मुलाकातों में चीन के विदेश मंत्री का रुख बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की हो, जो चीन बात बात पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता हो, जो चीन भारत के कुछ हिस्सों पर अपना हक जताता हो, वो चीन बेवजह बार बार सीमा पार टेंशन क्रिएट करता हो, वो चीन अचानक दोस्ती की बातें क्यों करने लगा? वही चीन अचानक शांति का दूत क्यों बन गया? भारत के साथ कारोबार बढ़ाने की बात क्यों होने लगी? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में, लेकिन पहले आपको यह दिखाता हूं कि आज सीमा विवाद पर एनएसए अजीत डोवल के साथ मीटिंग में वांग यी ने क्या कहा। अजीत डोवल से मुलाकात के बाद आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी प्रधानमंत्री मोदी से मिले। वांग यी से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने दो टूक लफ्जों में कहा, यह भारत और चीन के अच्छे रिश्तों के लिए जरूरी है सीमा पर शांति और स्थिरता रहे। मोदी ने वांग यी से कहा, भारत और चीन के बीच स्थिर संबंधों और पॉजिटिव बातचीत से एशिया और पूरी दुनिया में शांति और स्टेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। वांग यी ने मोदी को एससीओ के समिट में शामिल होने के लिए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से इनवाइट किया। असल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के साथ सीमा विवाद पर बात करने के लिए चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। एनएसए अजीत डोवाल भारत के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसीलिए आज वांग यी ने पहले अजीत डोवल के साथ 1-to-1 मीटिंग की। इसके बाद दोनों के बीच डेलीगेशन लेवल की बात हुई। दोनों देशों के बीच बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यह 24वें राउंड की बातचीत थी। मीटिंग में वांग यी और अजीत डोवल दोनों ने माना, पिछले साल अक्टूबर में डी एस्केलेशन पर सहमति के बाद सरहद पर शांति है, हालात स्थिर हैं। अब भारत और चीन आपसी रिश्ते के दूसरे पहलुओं पर भी जोर दे रहे हैं। चीन ने वादा किया कि वो भारत को फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मटेरियल्स और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई बिल्कुल टाइम पर करेगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 30% फर्टिलाइजर, ऑटो पार्ट्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स चीन से इंपोर्ट करता है। पिछले कुछ महीनों से चीन से फर्टिलाइजर्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स आने में दिक्कतें आ रही थी। विदेश मंत्री जयशंकर जब पिछले महीने चीन गए थे तो उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। वांग यी से बातचीत में यह बात कही थी। चीन ने भारत को टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई भी स्मूथ करने का वादा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यह मशीनें काफी अहम हैं। आज वांग यी के साथ बातचीत में अजीत डोवल ने कहा कि सीमा पर सिचुएशन नॉर्मल होने से भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जब एससीओ समिट के लिए चीन जाएंगे तो दोनों देशों रिश्तों में और भी सुधार आएगा। And I'm very happy that since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend, and we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas
that we were working on. I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance. चीन के विदेश मंत्री वांग यी 3 साल के बाद भारत के दौरे पर आए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और NSA डोवल से मुलाकात के पहले कल वांग यी ने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ लंबी बात की थी। चीन ने भारत से गुजारिश की थी कि वो ताइवान के साथ नजदीकियां न बढ़ाए, लेकिन जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को साफ साफ कहा, भारत के ताइवान से अच्छे कारोबारी और कल्चरल रिलेशंस हैं, इसीलिए चीन के कहने पर भारत ताइवान के साथ रिश्ते खत्म नहीं करेगा। वांग यी ने कहा कि सीमा विवाद की वजह से चीन और भारत के बीच टकराव से दोनों मुल्कों को नुकसान हुआ है। अब ये संबंध सुधरने लगे हैं और उन्हें यकीन है जब प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे तो रिश्ते और भी बेहतर हो जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारे रिश्तों में जो तनाव आया था वो हम दोनों ही देशों के नागरिकों के हितों के लिए ठीक नहीं था। सीमावर्ती इलाकों में जो अमन कायम हुआ है उससे हमें बहुत खुशी हुई है। अब द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और प्रगति के नए अवसर सामने आ रहे हैं। SCO शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री के चीन दौरे को हम बहुत अहम समझते हैं। इतिहास और जमीनी सच्चाई ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि भारत और चीन के अच्छे रिश्ते दोनों ही देशों के लिए कितने अहम हैं। दुनिया के तमाम विकासशील देश भी यही चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हों। हम दोनों देशों को अपने नेताओं के रणनीतिक निर्देश पर चलते हुए सामरिक बातचीत के साथ आपसी भरोसे को बढ़ाना चाहिए, सहयोग और आदान प्रदान से साझा हितों को बढ़ाना चाहिए और सीमा पर तमाम विवादित मसलों का उचित समाधान करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चीन के रुख में बदलाव आया। असल में भारत ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश के साथ साथ सरहद पर अपनी स्थिति को मजबूत करने पर भी जोर दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सरहद पर सेना और हथियारों की आवाजाही के लिए रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स और एयरफील्ड बनाए गए। ईस्टर्न लद्दाख में जहां चीन के साथ 2020 में बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहां अगले महीने हमारे फाइटर जेट्स लैंड करेंगे। यहां दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड बनकर तैयार है। यह एयरफील्ड मड न्यूमा में बनाई गई है। न्यूमा की एयरफील्ड तैयार होने के बाद किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में भारत अपनी ट्रूप्स का तेजी से डिप्लॉयमेंट कर सकेगा। अपने सैनिक और मिलिट्री इक्विपमेंट्स बॉर्डर पर तैनात कर सकेगा। न्यूमा एयरफील्ड 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। साल के 7 महीने यहां का टेम्परेचर -30 से -35 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन एयरफील्ड बन जाने के बाद LAC के पास अब ग्लोब मास्टर जैसे भारी भरकम कार्गो प्लेन्स, सुखोई, राफेल और MiG-29 जैसे फाइटर प्लेन्स, अपाचे और Mi-17 जैसे अटैक हेलीकॉप्टर आराम से उतर सकेंगे। न्यूमा एयरफील्ड लेह से करीब 200 किलोमीटर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए यहां पर चाइनीज ट्रूप्स की निगरानी के लिए सर्वेलेंस ड्रोन्स भी तैनात किए जा सकेंगे। न्यूमा एयरफील्ड अगले महीने ऑपरेशनल होने की उम्मीद है, जिसके बाद फॉरवर्ड एरियाज में सैनिकों की तैनाती आसान हो जाएगी। कुछ घंटों के भीतर बड़े बड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां LAC पर तैनात किए जा सकेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ये एयरफील्ड जो है 13,700 फीट पे मुध न्यूमा के इलाके में कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये फॉरवर्ड एरिया है ईस्टर्न लद्दाख में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में। सो यहाँ पे इस रनवे के ऊपर द हेवीएस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फिक्स्ड विंग, रोटरी विंग, फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सारे के सारे लैंड कर पाएंगे। उसकी वजह से जो हमारे फॉरवर्ड एरिया में ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, उनके डिप्लॉयमेंट में, उनके लॉजिस्टिक्स में, उनके इंडक्शन में, डी इंडक्शन में, मेडिकल इवैक्यूएशन में, सब तरीके से काफी फायदा होगा। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक रनवे है। इससे हमारे देश की जो
सेफ्टी और सिक्योरिटी है और जो हमारे देश का डिप्लॉयमेंट है फॉरवर्ड एरियाज में हमारे एडवर्सरीज के खिलाफ, इसमें जो है हमारी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होगी। और मिलिट्री को फायदे के अलावा इस रनवे के कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज्यादा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हानले, लोमा, न्योमा के इलाके में होगा। चीन से लगने वाली सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पिछले 70 साल में कोई काम नहीं हुआ था। इसकी वजह से फॉरवर्ड एरियाज की तरफ मूवमेंट में हमारी फौज को दिक्कत आती थी। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश में फॉरवर्ड एरियाज तक पहुंचने के लिए कई लंबी टनल्स बनाई जा रही हैं। पुराने कच्चे रास्तों की जगह नई सड़कें तैयार की जा रही हैं। लद्दाख में भी नई नई रोड्स और ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन 10 रोड प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहा है, जिसे मिशन हिमांग का नाम दिया गया है। इसके तहत ईस्टर्न लद्दाख में सबसे अहम सड़क दुर्बुक से श्योक होते हुए भारत के सबसे उत्तरी एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। इसे DSDBO रोड कहा जाता है। 256 किलोमीटर लंबी ये रोड डेप्सांग प्लेन से होकर गुजरती है, जहां 2020 से 2024 तक चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। हम इस समय DSDBO के उस स्ट्रेटेजिक रोड के एंट्री पॉइंट पे हैं, जिसे डुरबुक कहा जाता है। यहां से एक रास्ता चुशूल जाता है और दूसरा रास्ता सीधा DBO की तरफ, और इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है डेप्सांग। इस समय मेन फोकस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का इन सभी रास्तों को डेवलप करना है। ये वो बोर्ड है BRO के द्वारा तैयार किया हुआ, जिसमें पता लगता है कि ऑपरेशन हिमांग के तहत इस समय BRO दिन रात यहाँ पर काम कर रहा है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और इन्हीं चैलेंजेस को पार पाना बेहद मुश्किल भी है। अब तक हमारे सैनिकों को लेह से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने में 10 से 12 घंटे लग जाते थे। यह रास्ता उबड़ खाबड़ था, थोड़ी बहुत सड़कें थी, ज़्यादातर रास्ता कच्चा था। पहाड़ के बीच से गुजरने वाले रास्ते का कुछ हिस्सा तो बेहद दुर्गम था, जिससे LAC पर जवानों और हथियारों को तैनात करना मुश्किल काम था। लेकिन DSDBO रोड बनने के बाद डेप्सांग प्लेन्स तक पहुंचना आसान हो गया है। DSDBO सड़क का मतलब है दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। इसका जो लेंथ है ये 256 किलोमीटर है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये इसका 0 पॉइंट है। यहाँ से 256 किलोमीटर ख़त्म होता है दौलत बेग ओल्डी में। तो ये जो रोड है ये श्योक वैली के अलॉन्ग कंस्ट्रक्ट किया गया है इन द लास्ट 4-5 ईयर्स, अराउंड 256 किलोमीटर्स। और ये जो बहुत वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या स्ट्रेटेजिक एक्सिस है फॉर द नेशन, विच इज़ कनेक्टिंग द ले एंड द अदर सेक्टर्स टू द LAC फॉर इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स एंड फोर्सेस। अभी जो इम्पीटस है, द नेशनल इम्पीटस इतना है इस सेक्टर में कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पीटस दिया गया है। और जो पेस ऑफ वर्क है वी प्रोबेबली इंक्रीज द पेस ऑफ वर्क एटलीस्ट 200 टाइम्स दैन इट यूज्ड टू हैपन अर्लियर। तो टूवर्ड्स DBO साइड या टूवर्ड्स चुशुल साइड या टूवर्ड्स पेंगोंगसो साइड, इन ऑल 3 सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टरों में जम के काम हो रहा है और फुल पेस में और फुल स्विंग में काम चल रहा है आज की डेट पे। ईस्टर्न लद्दाख को आर्मी सब सेक्टर नॉर्थ कहती है। यह इलाका अक्साई चीन से बिल्कुल लगा हुआ है, जिस पर चीन ने पिछले कई दशकों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। 2013 में भी डेप्सांग प्लेन्स में चीन और भारत के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। इसीलिए मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही बॉर्डर पर सड़कों के विकास पर जोर देना शुरू किया। DSDBO रोड को क्लास 70 की रोड के तौर पर तैयार किया जा रहा है, ताकि सड़क से टैंक, भारी मिलिट्री व्हीकल्स, मिसाइल्स कैरियर ट्रक, ट्रांसपोर्टर ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां गुजर सकें। पहले दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने में 10 से 12 घंटे लग जाते थे। अब ये दूरी 5 घंटे से भी कम समय में तय हो जाएगी। बेसिकली DSDBO रोड की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो इंडक्शन टाइम है वो बहुत ज़्यादा था। एक टाइम आग लग गया, 10 से 12 घंटे लगते थे कॉन्वॉय को
दुर्बुक से लेके डीबीओ तक पहुंचने में बीच में 1-2 हॉल्ट लेना पड़ता था, कुछ 2-3 बॉटलनेक्स थे। तो दीज आर द डिफ़िकल्टीज़, ये चुनौतियाँ फेस कर रही थी फोर्सेस इंडक्शन के लिए। तो अभी क्या है, ऐसे जितने भी बॉटलनेक्स और डिफ़िकल्ट एरियाज़ थे उसको हमने आइडेंटिफाई किया, और वो जितने भी बॉटलनेक्स एंड डिफ़िकल्ट एरियाज़, नैरो पैचेस जितने भी है, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, वाइडन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। और जैसे पीआरओ का कंस्ट्रक्शन है रोड का, हम पहले उसको ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, फिर क्लियरिंग करते हैं, उसके बाद क्लियरिंग करने के बाद रोड की कार्रवाई होती है। सो ऐसे मल्टीपल स्ट्रेचेस में ये ऐसे काम हो रहा है, सो दैट फोर्सेस आर इंडक्टेड फास्टर। जो पहले जो 10 से 12 घंटे लगते थे, अभी ऑलमोस्ट 50% टाइम रिड्यूस हो गया है, एंड फोर्सेस कैन इंडक्ट। जो अभी फोर्सेस दुर्बुक से या ले से आगे जा रहे हैं, आधे टाइम में वो आगे इंडक्ट हो सकते हैं। दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी के इस पूरे स्ट्रेच पर कई नदियां और कई खाइयां हैं। पहले छोटे छोटे ब्रिज बने हुए थे जिनसे सेना के टैंक, मिसाइल लॉन्चर ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां पास नहीं हो सकती थी, लेकिन अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 256 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 35 नए पुल तैयार कर दिए हैं, जिससे भारी गाड़ियों को एलएसी पर भेजने में आने वाली परेशानी दूर हो गई है। सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए बीआरओ के कर्मियों को टोटल इस डीएसडीबीओ रोड पर 35 ब्रिजेस के निर्माण का टास्क दिया गया था। यह ब्रिज जो आपके सामने है, यह ब्रिज एक लोड क्लास 70R का ब्रिज है, जो कि आप देख सकते हैं कि डबल लेन और डबल स्पैन ब्रिज है, स्टील थ्रू टाइप। इससे पहले जो ब्रिज है जो कि इसके बिल्कुल बगल में है, वह ब्रिज लोड क्लास 24 का इनिशियली था, लेकिन विंटेज की वजह से उसका लोड क्लास 18R ही रह गया था। ये 70R 24R क्या होता है? ये बेसिकली लोड क्लास होता है कि कितना भारी इक्विपमेंट इसके ऊपर से जा सकता है। जैसे आपका ये 18R का ब्रिज था, इसमें मैक्सिमम 18 to 20 टन का ही लोड इसके ऊपर से जा पा रहा था, जिसकी वजह से हैवी व्हीकल इक्विपमेंट इससे क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और उनको इस रिवर को कुछ पॉइंट्स पर फोर्ड करना पड़ता था, जो कि इवन समर रीजन में जब समर सीजन में जबकि आपका स्नो मेल्टिंग रेट बढ़ जाता है, तो पानी बढ़ने की वजह से फोर्डिंग जो है इक्विपमेंट और मैन के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता था। वांग यी का दिल्ली दौरा भारत के प्रति चीन के रुख में बदलाव का संकेत है। इस बदलाव के दो कारण हैं। एक तो चीन को समझ में आ गया कि भारत के साथ झगड़ा करने में दोनों का नुकसान है। प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी भारत और चीन दोनों पर भारी है। अगर इस टैरिफ का मुकाबला करना है तो दोनों देशों को साथ आना होगा, व्यापार में भी और व्यवहार में भी। चीन के रुख में बदलाव की एक और वजह यह है कि बॉर्डर पर दुर्गम इलाकों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। एक जमाना था जब कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर बॉर्डर इलाकों में रोड, टनल्स या ब्रिजेस बनाए जाएंगे तो चीन नाराज हो जाएगा, और भारत चीन की नाराजगी झेलने की स्थिति में नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इस परसेप्शन को बदला। पिछले 10 साल में क्या फर्क आया, इस बारे में जयशंकर ने आपकी अदालत में मुझे बताया था कि कैसे टनल्स और रोड बनाने का काम 4 गुना बढ़ा। बॉर्डर इलाकों में लॉजिस्टिक्स के कारण फौज का डिप्लॉयमेंट हो पाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसकी डिटेल्स शेयर की थी। उन्होंने भी आपकी अदालत में बताया था कि बॉर्डर इलाकों में कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। इससे हमारी सेना की सामरिक शक्ति बढ़ी, ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट में तेजी आई। चीन को भी इस बात का एहसास हुआ कि भारत से टकराने का कोई फायदा नहीं, दोस्ती में दोनों का भला है। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि चीन के साथ रिश्ते सुधारने में अजय डोवल ने बहुत मेहनत की और उसका असर आज दिखाई दिया। भारत और चीन की दोस्ती का असर ट्रंप की पॉलिसीज में भी जल्दी दिखाई देगा। हालांकि ट्रंप का फोकस फिलहाल रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने पर है। प्रेसिडेंट ट्रंप की यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग के बाद अब जल्दी ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है। वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए वो पुतिन से डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार है। कल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ 1-to-1 बात की थी। इसके बाद ट्रंप ने ब्रिटेन, इटली और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों, फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर के साथ भी यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर एक लंबी मीटिंग की। इस मीटिंग में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन भी शामिल थी। बैक टू बैक मीटिंग से बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में
तुरंत सीज फायर तो नहीं होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, खून खराबा खत्म हो, बेगुनाह लोगों की मौत पर ब्रेक लगे। इसलिए वो प्रेसिडेंट पुतिन से और यूरोपियन लीडर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का इरादा छोड़ना होगा, शांति के लिए यूक्रेन को अपने कुछ इलाके भी छोड़ने होंगे। ट्रंप ने कहा कि वो डील मेकर हैं और इसीलिए उन्होंने यूरोप के नेताओं के साथ बातचीत तुरंत बाद पुतिन को फोन किया और जेलेंस्की से डायरेक्ट बातचीत के लिए कहा। अगली मीटिंग जेलेंस्की और पुतिन के बीच होगी। ट्रंप ने कहा इसके बाद वो पुतिन और जेलेंस्की के साथ ट्राइलेटरल मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। For all of the wonderful things that took place today, we've had a very successful day thus far. Important discussions as we work to end the killing and stop the war in Ukraine. We're all working for the same goal, very simple goal. We want to stop the killing, get this settled. I've just had the honor of being with President Zelensky and all of the discussions that we've had. We covered a lot of territory, and I spoke indirectly with President Putin today. We're going to call President Putin right after this meeting. I'm sure we're going to have a solid meeting, good meeting, maybe a great meeting, and we're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished, put this to sleep. इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रंप यूक्रेन में सीज फायर तो नहीं करा सके, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को अमेरिका से 8 लाख करोड़ के हथियार खरीदने की डील कर ली। पिछली बार व्हाइट हाउस में अपमानित हुए जेलेंस्की इस बार सूट बूट पहनकर ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने पीस डील के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा और यह भी कहा कि यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी दे रहे हैं, इसलिए वो पुतिन से मिलने को तैयार हैं। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के इलाकों की अदला बदली का फैसला वो अपने और पुतिन के साथ सीधी बातचीत पर छोड़ रहे हैं। Після нашої зустрічі всіх разом і координації हम सबसे मुलाकात के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात पर चर्चा की कि हम सुरक्षा की गारंटी पर कैसे काम करेंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस से संपर्क किया और ये चर्चा की कि रूस के साथ आगे कौन से कूटनीतिक कदम उठाए जाने हैं। पहले तो रूस ने सुझाव दिया कि यूक्रेन और रूस के बीच सीधी बैठक हो, फिर इस मीटिंग में अमेरिका भी शामिल हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बेहद अहम और दर्दनाक है। यही वजह है कि मैंने इस बात की तस्दीक की और यूरोप के सारे नेताओं ने मेरा समर्थन भी किया कि हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ आमने सामने बैठकर बात करने को तैयार हैं और उसके बाद अमेरिका, रूस और यूक्रेन के नेता मिलेंगे। सवाल यह है कि रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक कैसे होगी। मेरे लिए देश के इलाकों का मसला बहुत संवेदनशील है। मैं इस बारे में बात करना चाहता था। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मेरी बात सुनी। हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन ये बहुत अहम बात है। यही वजह है कि इलाकों का मसला ऐसा है, ओके, जिसे हम पुतिन और मेरे बीच हल करने के लिए छोड़ना चाहेंगे। ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की को मनाने के लिए फुल टाइम लगे हुए हैं। ट्रंप को एक डील चाहिए, युद्ध रुकवाने का क्रेडिट चाहिए, नोबेल पीस प्राइज चाहिए। पुतिन को यूक्रेन का डॉनबेस रीजन चाहिए, वहां की कोल माइंस और स्टील मिल्स चाहिए। जिस इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है वो कब्जा बरकरार चाहिए। जेलेंस्की को सिक्योरिटी चाहिए और इस बार सिक्योरिटी की गारंटी ट्रंप से चाहिए। यूरोपीय यूनियन को इस इलाके में शांति की दरकार है। वो अपने सिर से खर्च का बर्डन हटाना चाहते हैं। इस डील में सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अगर बात बन गई तो सबका फायदा होगा। अब बात करते हैं अपने देश की राजनीति की। आज राहुल गांधी को बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में वोटर बढ़ने के लिए जिस डेटा के आधार पर चुनाव आयोग को लगातार टारगेट कर रहे हैं, उसी डेटा पर सवाल उठ गए। डेटा तैयार करने वाले ने डेटा डिलीट कर दिया और झूठा डेटा देने के लिए माफी मांग ली। असल में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के फॉर्मर डायरेक्टर संजय कुमार ने 17 अगस्त को ट्विटर पर महाराष्ट्र की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर्स का कंपैरिजन किया था। उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच 6 महीनों के दौरान नासिक वेस्ट असेंबली सीट पर 47% वोटर बढ़ गए। इसी तरह उनका दावा था कि हिंगना विधानसभा सीट पर भी लोकसभा के मुकाबले असेंबली इलेक्शन में 43% वोटर बढ़ गए। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना
और शरद पवार के एनसीपी ने सीएसडीएस के इस डेटा को सबूत बताकर इलेक्शन कमीशन पर जमकर हमला किया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने संजय कुमार के ट्वीट को रीट्वीट करके बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर इल्जाम लगाए। कहा यह महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हुई धांधली का सबूत है और यह भी कहा कि अब साफ हो गया कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की गई। लेकिन संजय कुमार के डेटा पर सवाल उठे। इसे क्रॉस वेरीफाई किया गया तो डेटा फर्जी निकला। दोनों सीटों पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 4% वोटर्स का फर्क था। गलती पकड़ी गई तो संजय कुमार ने चुपचाप अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद पवन खेड़ा समेत विपक्ष के उन नेताओं ने भी फटाफट अपने ट्वीट डिलीट किए। लेकिन डिजिटल मीडिया का जमाना है, झूठ पकड़ा जा चुका था। बीजेपी ने इसे इशू बनाया और इसे कांग्रेस के झूठ का सबसे बड़ा सबूत करार दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि अब बिल्कुल साफ हो गया कि राहुल गांधी मोहब्बत की नहीं, चोरी की दुकान चला रहे हैं। वो जिस डेटा के आधार पर चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जब वो डेटा ही गलत है तो राहुल गांधी का आरोप भी झूठा है। अब राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। जिस संस्था के तथ्यों पर, डेटा पर राहुल गांधी संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाते हैं, वो संस्था है सीएसडीएस। 40 घंटे तक यह झूठ परोसा जा रहा था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी सीएसडीएस के डेटा पे आधारित हैं। संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। बीजेपी ने इतना कुछ कह दिया लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने इस मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। सब के सब खामोश रहे। सीएसडीएस के फॉर्मर डायरेक्टर संजय कुमार ने इस गलती के लिए माफी मांगी। संजय कुमार ने कहा कि डेटा मैचिंग में गड़बड़ी के कारण गलती हुई। जैसे ही उन्हें इसका एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने ट्वीट डिलीट कर दिए और माफी मांगी। संजय कुमार ने कहा उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जो डेटा क्यों मैंने गलत डेटा ट्वीट हुआ, क्योंकि 124 नंबर 125 नंबर जो नासिक वेस्ट की कंस्टिट्यूएंसी है जिसके बारे में मैंने डेटा ट्वीट किया था, उसका कंपैरिजन 125 से नहीं होकर 124 से हो गया। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। एक रो ऊपर नीचे हो गया। 50 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर 50 हिंगना, इसका कंपैरिजन 49 से हो गया और इस कारण से ये दोनों डेटा आपको गलत, और ऐसे ही सारी कंस्टिट्यूएंसी के डेटा। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल में 4.4% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी वाइज ये उलटफेर हो गया। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इंफॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। मेरे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आंकड़े हैं। कोई भी व्यक्ति इस आंकड़ों को लेकर के जोड़ घटाव कर सकता है। 40 लाख से थोड़े से ज्यादा है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, 40,300,800 समथिंग है। सामान्य नहीं लगता है क्योंकि ये आंकड़ा बड़ा है, 4.4%। 40 लाख 6 महीने के अंदर में ऐड होना थोड़ा असामान्य, तो थोड़ा सा तो लगता है असामान्य। इंटरेस्टिंग बात यह कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के इल्जाम पर महाविकास आघाड़ी को सुप्रीम कोर्ट से भी आज झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को रद्द करने की मांग की गई थी। महाराष्ट्र में विक्रोली के वोटर चेतन चंद्रकांत आहिरे ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी कि पिछले साल हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर बेईमानी हुई। शाम 6 बजे के बाद 75 लाख से ज्यादा बोगस वोट डाले गए, इसलिए महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया।
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाने वाली इस पिटीशन को खारिज किया था। चेतन चंद्रकांत अहिरे की पिटीशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून को सुनवाई की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने कहा था कि पिटिशनर ने अपने दावे के सबूत के तौर पर सिर्फ एक अखबार का आर्टिकल पेश किया है और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था पिटिशनर एक सीट का वोटर है, उसको राज्य की सभी 288 सीटों का रिजल्ट रद्द करने की मांग करने का अधिकार ही नहीं है। पिटिशनर ने ऐसी वाहियात पिटीशन से अदालत का पूरा एक दिन बर्बाद किया है। होना तो यह चाहिए था कि ऐसी पिटीशन दायर करने वाले पर जुर्माना लगे। अदालत फिलहाल सिर्फ उसकी पिटीशन को खारिज कर रही है। अदालत ने पिटीशनर को वार्निंग दी थी कि वो ऐसी अर्जियां देकर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद न करे। आज राहुल गांधी को एक और सेटबैक लगा। राहुल आजकल तेजस्वी यादव के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बीच बीच में रुककर सेलेक्टिव वोटर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कटा या नहीं। औरंगाबाद में राहुल गांधी ऐसी एक महिला से मिले जिसका नाम रंजू देवी है। रंजू देवी ने राहुल को बताया कि उसके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। रंजू देवी का राहुल के साथ बातचीत का वीडियो कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। इसे वोटर लिस्ट के रिवीजन में हो रही गड़बड़ियों का पुख्ता सबूत बताया गया। लेकिन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस वीडियो की पोल खोल दी। नड्डा ने रंजू देवी के 2 वीडियो पोस्ट किए। एक में रंजू देवी राहुल गांधी के सामने अपने परिवार के 6 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने का दावा कर रही हैं और दूसरे वीडियो में वही रंजू देवी ये बता रही हैं कि कांग्रेस के लोग उनके पास आए थे, उन्होंने राहुल गांधी के सामने जो कहने को कहा था वो उसने कह दिया। तो पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें रंजू देवी राहुल गांधी के सामने अपने और अपने परिवार के वोट कटने का दावा कर रही हैं। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। अब वही रंजू देवी कह रही हैं कि उसका या उसके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा है। उसे तो झूठ बोलकर राहुल गांधी के सामने ले जाया गया था, लेकिन सच तो है कि वोटर लिस्ट में उसका और उसके पूरे परिवार का नाम मौजूद है। रंजू देवी ने कहा वो कम पढ़ी लिखी हैं इसलिए झांसे में आ गई, लेकिन उसे वोटर लिस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह संतुष्ट है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, वार्ड और सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। तो आप संतुष्ट है ना अभी? आप हाँ, हम संतुष्ट। अब देख लिए आप संतुष्ट हो गए? हाँ, आपका सभी परिवार के सदस्य का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। हाँ। हालांकि राहुल गांधी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आज नवादा में फिर वही बात कही, चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोटों की चोरी कर रहे हैं। पहले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटों की चोरी की थी, अब वोटर लिस्ट के रिवीजन के बहाने बिहार में वोट काटने का काम किया जा रहा है, लेकिन वो बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो, और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं तेजस्वी
और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। हालांकि जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर राहुल और तेजस्वी के हमलों को फिजूल की बात बताया। प्रशांत किशोर ने कहा, चुनाव आयोग से राहुल गांधी की लड़ाई का बिहार के लोगों से क्या लेना देना। राहुल गांधी को इधर उधर की बात छोड़कर यह बताना चाहिए कि बिहार के विकास के लिए उनका क्या प्लान है। मेरे भाई राहुल गांधी को बिहार के बारे में बोलना चाहिए। राहुल गांधी ये बताएं कि बिहार में पलायन कब रुकेगा। राहुल गांधी ये बताएं कि यहाँ फैक्ट्री कब लगेगी, रोजगार कब होगा। इलेक्शन कमीशन और भाजपा राहुल गांधी की लड़ाई से बिहार के युवाओं का कोई मतलब नहीं है। हम लोग के युवा यहाँ रोजगार चाहते हैं, फैक्ट्री चाहते हैं, पलायन बंद होना चाहते हैं। राहुल गांधी उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बेकार की बात, भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में हम लोग नहीं पड़ना चाहते हैं। जनता ने राहुल गांधी का भी राज देखा है और मोदी का भी राज देख रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात सही है कि राहुल गांधी और चुनाव आयोग की जंग का, इस तकरार का बिहार के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि राहुल और उनके समर्थकों के लिए चुनाव आयोग की वर्किंग बड़ा इशू है। पहले उन्होंने महाराष्ट्र में वोट बढ़ने का आरोप लगाया, फिर बिहार में वोट कटने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने दोनों को डिनाई किया। महाराष्ट्र के मामले में 2 दिन पहले तक CSDS ने जब जबरदस्त तरीके से वोट बढ़ने का डेटा दिया तो राहुल और उनके साथियों को बड़ा मजा आया था, पर आज जब वो डेटा फर्जी निकला तो बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र के चुनाव को सही ठहरा दिया और वोट कटने के आरोप की तो आज वैसी ही हवा निकल गई। बिहार में रंजू देवी ने रही से ही कसर पूरी कर दी। यह साफ हो गया कि उनसे राहुल के सामने जानबूझकर वोटर लिस्ट में नाम कटने के बारे में झूठ कहलवाया गया। अब बीजेपी का सवाल है, क्या राहुल गांधी जानबूझकर फर्जी नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं? अगर वोटर लिस्ट में वाकई में गड़बड़ी है तो फिर बिहार में रिवीजन का विरोध क्यों कर रहे हैं? चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे हो सकता है? अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की। आज यह तय हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सर्वसम्मति से नहीं होगा, चुनाव होगा, क्योंकि विपक्ष ने एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारने का ऐलान किया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग हुई और उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया। जस्टिस रेड्डी तेलंगाना के हैं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़ों को एनालाइज करने के लिए जो कमेटी बनाई थी, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उस कमेटी के अध्यक्ष थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 21 अगस्त को बी सुदर्शन रेड्डी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। खड़गे ने कहा यह लड़ाई किसी पद की नहीं बल्कि विचारधारा की है। विपक्ष ने एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को कैंडिडेट चुना है। ऐसे वक्त में जब संविधान खतरे में है, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद पर एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके। हालांकि विपक्ष के इस दांव से एनडीए की रणनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री ने सांसदों से सीपी राधाकृष्णन का औपचारिक परिचय कराया। मोदी ने कहा राधाकृष्णन की छवि बेदाग है, वो ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं और इसलिए पार्टी लाइन से अलग हटकर सारे दल साथ आते तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चुनाव होगा और सीपी राधाकृष्णन की जीत भी सुनिश्चित है। राधाकृष्णन कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए की सारी पार्टियों के नेता और सांसद मौजूद रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच दांवपेच का चुनाव बन गया है। बीजेपी ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को कैंडिडेट बनाया। उन्हें लगा कि डीएमके के लिए अपने स्टेट के लीडर का विरोध करना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। इंडिया अलायंस ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया, यह सोचकर कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर के लिए एक तेलुगु उम्मीदवार का विरोध करना परेशानी का सबब होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टालिन अपनी टीम के साथ हैं, तमिल उम्मीदवार का विरोध करेंगे। चंद्रबाबू और वाईएसआर एनडीए के साथ हैं, उन्हें तेलुगु उम्मीदवार का विरोध करने में
कोई परेशानी नहीं है। राधाकृष्णन के पास अच्छी खासी मेजॉरिटी है। चुनाव के बाद अगर किसी को एम्बेरसमेंट होगा तो जस्टिस रेड्डी को, जो राजनीति में नहीं है लेकिन राजनीतिक खेल का एक मोहरा बन गए हैं। इसे कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और अब आपको दिखाता हूं बारिश से बेहाल मुंबई। भारी बारिश से मुंबई के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। लोकल ठप हो गई हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, ट्रेन कैंसिल हो गई हैं, सड़कों पर पानी है, ट्रैफिक रुका हुआ है और शाम होते होते मुंबई की मोनो रेल भी फंस गई। हालांकि 2 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रैक पर फंसी मोनो रेल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच मोनो रेल में टेक्निकल फॉल्ट आया, जिसके कारण एलिवेटेड ट्रैक पर ट्रेन रुक गई। पता लगा कि बारिश के कारण पावर सप्लाई में दिक्कत हुई और यह हादसा हुआ। क्योंकि करीब 30 फीट की ऊंचाई पर एलिवेटेड ट्रैक पर ट्रेन फंसी थी, पावर सप्लाई ठप होने के कारण ट्रेन का एसी बंद हो गया था, इसलिए लोगों को सफोकेशन होने लगा, लोग घबराने लगे। हालांकि कुछ ही देर में एसडीआरएफ की टीम्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, एलिवेटेड क्रेन्स मंगवाई गईं, ट्रेन के दरवाजे खोले गए, कुछ डिब्बों के कांच तोड़कर फायर सर्विस के लोग ट्रेन के अंदर पहुंचे और इसके बाद एक एक करके मुसाफिरों को नीचे उतारा गया। 2.5 घंटे तक ट्रेन में फंसे रहने के कारण कुछ यात्रियों का बीपी बढ़ गया, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, इसलिए उन्हें फौरन हॉस्पिटल भेजा गया। बहुत सारे लेडीज जो अभी भी फंसे हुए हैं, उनको सफोकेशन हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो खिड़की तो अभी लास्ट मोमेंट में अंदर से जबरदस्ती तोड़ा है, तब जाकर के थोड़ी सी हवा मिली है, नहीं तो 1 घंटे से मोनोरेल खड़ा था, वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं। इतना पतला सा एक कांच का है, उसको हल्का सा घुमा करके, इतनी पैक पब्लिक है, वो थोड़ा सा वेंटिलेशन क्या काम में आएगा, कुछ भी काम में नहीं आएगा। कम से कम मेरे ख्याल से 1000 लोग तो थे अंदर, 1000 लोग, 1500 लोग, 500 तो डेफिनेटली रह गए। पूरा गाड़ी पैक था क्योंकि आधा घंटे के बाद ये ट्रेन आई थी और उसकी वजह से अंदर ओवरलोड हो गया। अंदर लोड की वजह से गाड़ी का जो एग्जॉस्ट वो बंद हो गया। अंदर कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी ये नहीं थी, चीज नहीं थी, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। सामने एक जो आदमी था उसको चक्कर आके वो अंदर ही बंद हो गया। 5:20 को गाड़ी पकड़ा था 7 रास्ते से, तभी से मैं अभी तक अंदर हूँ। अच्छा, कैसे हुआ, अचानक कैसे रुक गई गाड़ी, उस बारे में बताइए। अभी उनका नियोजन नहीं था, जिसकी कैपेसिटी जितनी थी ना, उतना उससे ज्यादा भी लोडिंग हो गया था। अच्छा, इसीलिए लगता है कि अभी शायद, तो हमको क्या मालूम नहीं है, पहली बार हमने इससे सफर किया क्योंकि ट्रेन भी बंद थी। इसीलिए मैं देखा कि यहाँ से जा रहे थे तो देखा कि यहाँ से ट्रेन आके खड़ी जो एक तरफ झुक गई है। फिर उसके बाद एक वड़ाला से ट्रेन आई इसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। जो भी फायर ब्रिगेड वाले ने आए, भी अभी एक एक करके उतार रहे हैं। करीब 2 से 2.5 घंटा हो गया है। असल में मोनो रेल में भीड़ इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि भारी बारिश के कारण मुंबई की लाइफलाइन लोकल की सर्विस पर असर पड़ा था। लोकल स्लो चल रही हैं क्योंकि ट्रेन की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं। सायन कुर्ला सेक्शन के स्टेशन पर पानी प्लेटफॉर्म तक आ गया है, जिसके कारण मेन और हार्बर लाइन की रेल सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई सीएसटी से ठाणे तक हार्बर लाइन और सीएसटी से कुर्ला के बीच लोकल नहीं चली। इसकी वजह से परेल, करी रोड, भायखला, दादर, माटुंगा रोड और माहिम जाने वाले यात्रियों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि बारिश की वजह से बेस्ट की बसें भी नहीं चल रही थी, ऑटो टैक्सी बंद हैं, सिर्फ लोकल ही सहारा था, वो भी बंद हो गई। इसलिए हजारों लोग स्टेशन पर फंस गए। हालांकि रेलवे ने लोगों की परेशानी को देखते हुए स्टेशन पर ही चाय पानी का इंतजाम करवाया। लोगों को थोड़ी बहुत राहत तो मिली, लेकिन लोग घर पहुंचना चाहते थे किसी भी तरह से। सुबह गाड़ी ठीक था, अब भी 11 बजे के बाद ट्रेन बंद हो गया। घर जाने के लिए आया, छुट्टी नहीं थी हमारे को। अभी बैठेगा, चालू होने की इंतजार करेगा। पानी भरा हुआ, क्या करे, अभी जाना तो पड़ेगा। पेट के लिए, कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। सरकार तो दे नहीं रही, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, इसलिए तो जाना तो पड़ेगा। काम वापस ले आए तो कैसे जाएंगे, सोचा है? तो देखेंगे, बांद्रा चल के जाएंगे। अभी रिक्शा वाले भी, ऑटो वाले भी, कैब वाले भी अपना मनमर्जी चला रहे हैं। मैंने एक ऑटो वाला को पूछा, उन्होंने 2000 रुपीज मुझे मांगा। प्रावधान होना चाहिए था कुछ एग्जिट करने के लिए, पानी पंपिंग करना या कुछ करना, सो दैट लोगों को हेल्प मिल जाए, ट्रेन वगैरह चले। क्या करूँ, पानी भर गया तो कैसा जाऊँ, वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ। स्टेशन पे रुकूंगा। एक जन अभी बिस्कुट बांट रहा था, पानी दिया, बिस्कुट खाया, बैठा हूँ।
अभी यही गुजारा करना पड़ेगा रोड पे वगैरह। स्टेशन आदमी किधर जा सकते, स्टेशन पर ही रहना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं मुंबई कभी रुकती नहीं है। कितनी भी मुश्किल हो, मुंबई के लोग काम करने के लिए निकल ही पड़ते हैं। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, इसका आदेश दे दिया गया था। सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी थी। बीएमसी ने सिर्फ इमरजेंसी स्टाफ को ही बुलाया था और प्राइवेट कंपनियों को सरकार ने कहा था कि मौसम को देखते हुए अपने कर्मचारियों को दफ्तर न बुलाएं, घर से काम करने दें। ज़्यादातर लोग घर से नहीं निकले, लेकिन तो भी जो हिम्मत वाले थे वो निकले, लेकिन उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुंबई और उसके सबर्ब्स के लोगों को लगातार हो रही बरसात ने आज 2005 में आई बाढ़ की याद दिला दी। मुंबई में आज 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह 4 बजे से दोपहर 3 बजे तक विक्रोली में 268 मिलीमीटर, पवई में 257, वर्सोवा में 250, फोर्सबेरी में 220 और एफ साउथ वार्ड में 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बीती रात मुंबई और उसके सबर्ब्स के कई इलाकों में मूसलाधार बरसात हुई। दादर में 300 मिलीमीटर, वडाला में 282, चेंबूर में 297, विनानगर में 288 मिलीमीटर बारिश सुबह 8:30 बजे तक हो चुकी थी। इतनी ज्यादा बरसात का नतीजा यह हुआ कि करीब करीब पूरी मुंबई पानी में डूब गई। मीठे नदी का पानी ओवरफ्लो करके शहर में घुस गया। कुर्ला और क्रांति नगर की सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। हालात ये हो गए कि क्रांति नगर और कुर्ला में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात की गई। 500 लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया गया। मुंबई में अगर रेलवे ट्रैक पानी में डूब जाए, लोकल बंद हो जाए, मोनो रेल अटक जाए, सड़कें पानी में डूब जाएं, मुंबई वाले वर्क फ्रॉम होम करने के लिए मजबूर हो जाएं, अमिताभ बच्चन के घर में पानी घुस जाए, तो मान लेना चाहिए कि हालात बहुत गंभीर हैं। अब आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूं। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में मुंबई के एक व्यापारी ने 12 करोड़ रुपए गंवा दिए। यह शख्स कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसा था। यह शख्स ऑनलाइन गेमिंग ऐप के चक्कर में फंसा। इस ऐप का ऐड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे थे। उसने इस गेम में पैसा लगा दिया। शुरू में उसे फायदा हुआ, फिर हारने का सिलसिला शुरू हुआ और 4 साल में इस शख्स ने अपनी जिंदगी भर की कमाई 12 करोड़ रुपए गेमिंग के चक्कर में गंवा दी। क्योंकि नौजवानों में ऑनलाइन गेमिंग की लत लगातार बढ़ती जा रही है, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए सरकार अब ऐसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी। यह बिल कल लोकसभा में आ सकता है। इस बिल के बनने के बाद ऑनलाइन सट्टेबाजी को पनिशेबल ऑफेंस करार दे दिया जाएगा। नए कानून में कुछ ऑनलाइन गेम्स और उनके प्रचार पर बैन लगाया जाएगा। यानी ऐसे गेम्स जो लोगों की लत बन जाते हैं, जो पैसे का लालच देकर लोगों को फंसाते हैं, उन्हें बैन किया जा सकता है। बिल में उन गेम्स को बैन करने का प्रावधान है जो जुआ या सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा बैंकों के ऑनलाइन गेमिंग के लिए पैसे ट्रांसफर करने पर भी रोक लगेगी। और चौंकाने वाली बात है कि भारत में ऑनलाइन बैटिंग का मार्केट $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जो हर साल 30% बढ़ रहा है। लेकिन इसकी सबसे बुरी बात यह है कि पहले लोगों को इसकी लत लगती है और फिर वो इसके चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिसका फैसला आज कैबिनेट ने किया।